Welcome students. Today we will discuss about the atomic spectra. So what is the atomic spectra? When a ray of light is passed through a prism, okay, you can see here very clearly. When the light is passed through a prism, it will be split into different kind of colors, okay, of different lambda of different wavelength, okay. So that is called the spectrum. So a series of color bands known as spectrum. Visible region of white light have waves of all wavelength, violet to red. So we can see that for 7 colors, विबग्योर which is called विबग्योर. So which has the longest lambda deviate the least. आप चेक करो यहाँ से longest lambda किसका, रेड कलर का, उसका डेविएशन सिर्फ थोड़ा सा हुआ, ये वाला डेविएशन हुआ है. बट which has the shorter lambda, violet color, is deviate maximum. So it means ये relation आपको समझना होगा. Range of spectrum in terms of frequency is 7.50 into 10 to the power 14 hertz to 4.0 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. ओके, ये रेड कलर के लिए है और ये किसके लिए है, वॉयलेट के लिए. ओके, रेड का लैम्बडा मैक्सिमम होता है बट इसका फ्रिक्वेंसी मिनिमम होता है. सो दिस इज नॉन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस क्यों होता है उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ. बिकॉज वॉयलेट मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन. तो उनके बीच में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, आप चेक कर सकते हो, एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड continuous spectra. Okay, and the sequence is Vibgyor continuous spectrum है. Okay, so it is similar to rainbow. So we can understand this also, that whenever the electromagnetic radiation स्ट्राइक ऑन दैट मैटर, मैटर क्या करेगा, उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. ओके, बट ये स्टेज क्या है, अनस्टेबल स्टेट है, तो ये हमेशा यहाँ नहीं रहेगा. दैट टाइम ये क्या होगा, स्टेबल होने के लिए फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा. जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसको क्या करता है बेटा, इमिट करता है. इमिट करता है, और ये इमिट जो होता है वो रेडिएशन की फॉर्म में होता है, और रेडिएशन की फॉर्म में होने से आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स मिलेंगे. ठीक है, तो यही रीज़न है इसके पीछे. इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है हम समझते हैं. ठीक है ना, इमिशन एंड, सो व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और इमिट करेगा तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा. तो इमिशन स्पेक्ट्रा इज व्हाट, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस. सपोज कोई सब्सटेंस है, उसको आपने हीट किया, सपोज उसको आपने एनर्जी उसको गिवन किया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, और आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर उसको आपने हीट किया तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को इमिट करेगा. उस टाइम आप चेक करो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक टाइप का स्पेक्ट्रम मिलेगा, जहाँ पर कहीं कहीं जगह पर, कहीं कहीं जगह पर ये लाइंस मिलेगी आपको. मैं आगे एक स्पेशल डायग्राम, एक जो है कलर डायग्राम, उससे बता देता हूँ. ओके, और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, जो पूरा आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, अभी हमने देखा था यहाँ पर, सपोज ये रेडिएशन है आपकी और ये इस मैटर पे क्या करी, स्ट्राइक कर रही है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है उसमें से क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो पूरा तो एज इट इज होता है, बट वहाँ पर आपको कोई लाइंस मिल जाएगी, ब्लैक लाइंस मिल जाएगी, जहाँ से उसने जिस लेमड़ा की एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया है. और वही सेम आपको फिर कहाँ पर विजिबल होगा, इसमें विजिबल होगा. हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों स्पेक्ट्रम आपके सामने हैं. दैट इज एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, बट ये एब्जॉर्प्शन है, मीन्स जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दैट आप चेक करो, सपोज उसने यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर आपको कलर सीन नहीं होगा, यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन सीन हो जाएगी, मतलब वहाँ पर कुछ ब्लैंक हो गया. ठीक है, बट उसी एनर्जी को उसने जब इमिट किया है ना बेटा, तो आप चेक करो पूरा ब्लैक है, बट ये जहाँ से उसने एब्जॉर्ब किया था वो लाइंस उसने यहाँ पर क्या कर दी बेटा, इमिट कर दी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है ना, इसमें इसको लाइन हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, मीन्स यहाँ पर इसमें तो गैप हो गए, इसमें तो लाइंस ब्लैक लाइंस है, और इसमें कलर्ड लाइंस है. कलर्ड लाइन कौन सी है, जो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ उसने वो यहीं पर इमिट किया है. ठीक है, स्टडी ऑफ द emission of absorption spectrum is called spectroscopy, and it is very very important, like our fingerprint. Okay, so to study of the many kind of elements, उनके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है, क्योंकि सबका स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है. सपोज हमारा हमारा जो फिंगरप्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट है, उसके जैसे, तो उससे हम स्टडी करने में बहुत ईजी रहता है. Spectrum is visible, of visible region is continuous. It contain electromagnetic radiation of all lambda, red to violet, but spectrum obtained from atom in gaseous state is not continuous. Okay, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो continuous नहीं रहेगा. ठीक है, in gaseous state, क्योंकि जिसने वो जितना उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट करेगा, तो कंप्लीट लेमड़ा उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, और कंप्लीट लेमड़ा वो इमिट भी नहीं करेगा. इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी. सो इन गैसियस स्टेट द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड कंसिस्ट ऑफ lines of definite frequency or wavelength in which black dark space is present, such is called line spectrum or atomic spectrum. तो याद रखना,
एटॉमिक जो एटम्स होते हैं बेटा वो क्या शो करते हैं, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, और मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा वो बैंड स्पेक्ट्रम शो करते हैं। क्या शो करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। ओके, hence emission spectrum is obtained in the form of bright lines. Emission spectra used in study of electronic structure. Each element has unique line emission spectra. ओके, मैं पहले बता चुका हूँ। नाउ ये डायग्राम आपको इसके बाद रखना है सीक्वेंस में, कहाँ पर, यहाँ पर। आप यहाँ रख सकते हो फर्स्ट पेज के बाद में, ऑब्वियसली इस जगह रख सकते हो, और यू कैन पुट इट इन दैट एरिया, यहाँ पर। ओके, फर्स्ट में बना दिया है मैंने, मैं समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मींस हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम हम फाइंड आउट करते हैं। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द गैस H2 गैस, तो H2 मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड एंड डिसोसिएट टू फॉर्म H एटम्स। H2 किस में टूट गया बेटा, H और H विथ हाई एनर्जी, ठीक है। देन विच इमिट विच इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, वो इमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर। तो जैसे जैसे एपरेटस इंक्रीज होते गए, एपरेटस जैसे डेवलप होते गए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उन लाइन्स को डिस्कवर किया, तो उनका नेम अलग अलग हो गया। जैसे हम चेक करेंगे अभी इसको थोड़ा सा, आप चेक करोगे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज़ द लाइमन सीरीज, ओके, दैट इज़ द बामर सीरीज। तो सबसे पहले बामर ने स्टडी किया था, ओके। यहाँ पर पास्चन सीरीज, यहाँ पर ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, देन हम्फ्री आगे भी है। तो यहाँ पर ये समझना, सपोज ये n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट शेल है ना, n इज इक्वल टू 1, दिट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। सो कहीं से भी 8 7 6 5 4 किसी भी स्टेट से, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाई द एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाकर के वो ऊपर चला गया, और वहाँ से फिर वो कहाँ आएगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, तभी तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो वो रेडिएशन को यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इमिट करेगा, उसी से हमको स्पेक्ट्रम यहाँ पर विजिबल होगा। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं दैट टाइम। तो सपोज वो 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 कहीं से भी आ रहा है, अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो दैट सीरीज कॉल्ड लाइमन सीरीज। सपोज वो 2 में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बामर सीरीज, ओके। 3 में आ रहा है पास्चन, 4 में आ रहा है ब्रेकेट, 5 में आ रहा है फुंड, और आगे तो हम्फ्री। सो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट. So hydrogen spectrum consists of several lines named after their discoverer. Balmer shows in 1885 that spectral lines are expressed in terms of wave number. उनको किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेव नंबर में, which is nu bar. Then the visible lines of hydrogen spectrum. अच्छा, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो वेव नंबर का फॉर्मूला था वो दिया था, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब 2 स्क्वायर का मतलब 2 मीन्स सेकंड सीरीज में आ रहा है इसलिए, ठीक है। n इज द इंटीजर इक्वल टू और ग्रेटर देन दी 3। तो 2 में कहाँ से आएगा, 3 4 5 से आएगा, मीन्स इट इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन दी 3, ओके। 2 से 2 में तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स सीरीज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बामर सीरीज। इस फॉर्मूला से जो सीरीज डिस्क्राइब होती है दैट इज कॉल्ड बामर सीरीज, ओके। इसके बाद रिडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया, दैट इज रिडबर्ग नोटेड दैट अ सीरीज all series of lines in hydrogen spectrum could be described by, ये ओनली बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला था, बट ये वाला फॉर्मूला ऑल द सीरीज के लिए, इसने यहाँ पर 2 की जगह n1 स्क्वायर लिख दिया है ना। n है जहाँ पर न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से रिडबर्ग है, और 109677 से इट इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। और n1 क्या होगी, 1 2 3 4, और n2 क्या होगी, उससे एक प्लस कर दो, प्लस 2 कर दो, प्लस 3 कर दो, मीन्स जहाँ से भी लाइन्स आ रही है। सो हाउ मेनी, लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट फंड हम्फ्री, ठीक है। हम चेक करेंगे लाइमन के लिए n1 क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, और n2 क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8। बामर के लिए 2 n1 देन 3 4 5 6 7 8। पास्चन के लिए 3 देन 4 5 6 7 8। ब्रैकेट के लिए जो हमारा n1 होगा दैट इज़ 4, और उससे आगे सारी उसके लिए n2 हो जाएगी, और फंड के लिए भी 5 और देन 6 7 8। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है। लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ओके। पास्चन आई आर इंफ्रारेड में है, और एक सिंगल ऐसा रीजन जिसको हम विजिबल कर सकते हैं, इट इज़ द विजिबल रीजन, वो बामर सीरीज के अंदर। तो बामर सीरीज में जो भी कलर्स होंगे, जो भी रेज होगी, वी कैन सी देम, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन हैज सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स विथ हेवियर एटम्स, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ऑल एटम्स यूनिक, देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, ओके।
और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है व्हाट आर द रीजन फॉर दिस सिमिलरिटी, तो उसके आगे के जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है। व्हाट आर द सिमिलरिटी, यहाँ पर आप उस लाइंस को ड्रॉ करोगे बेटा, यहाँ पर जो लाइंस है उसको ड्रॉ करोगे। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द लाइंस, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो किसी का फाइंड आउट करना है तो एन एन माइनस वन अपॉन टू कर सकते हैं। सपोज हमें लाइमन के लिए फाइंड आउट करना है तो चेक करो, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 109,677, और लाइमन के लिए एन वन क्या होता है 1, और एन टू क्या होता है, दैट इज द एन टू कुछ भी हो सकता है। बामर के लिए यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, और पार्शियल के लिए 3 स्क्वायर, देन अगेन 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। इन द लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मीन्स एन वन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 हो गया। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम फिफ्थ लेवल, कहाँ से आ रहा है फिफ्थ से आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे हम यहाँ पर दैट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप। यहाँ पर जहाँ से आ रहा है उसको हम एन मिला है, एन उसको हमें रखना है, दैट एन इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 से आ रहा है तो एन, यहाँ पर आप चेक कर लो, दैट इज दी एन एन माइनस वन अपॉन टू, तो 5 माइनस वन अपॉन टू, 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन टू इज इक्वल टू 10, तो 10 लाइन्स होगी। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट 5 से 4, 4 से 3, 3 से 5 से काउंट करो तो 5 के बाद कितना आता है 4 3 2 1, तो 4 लाइन्स हो गई। 4 के बाद कितना आता है 3, 4 से 3 में आएगा, 3 से 4 से 2 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, तो दैट इज दी 3 लाइन्स। ओके, 3 से 2 में आएगा, 3 से 1 में आएगा तो 2 लाइन्स, और 2 से 1 में आएगा तो 1 लाइन। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, देयर आर 10 लाइन्स। अगेन आप अगर आप एन 5 से स्टार्ट करो तो 5 के बाद चेक करो क्या आता है 4 3 2 और 1, लास्ट 1 तक जाना है बिकॉज लाइमन सीरीज है। और यहाँ पर दैट इज बामर, बामर हो तो 2 तक जाना है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 10, तो 10 लाइन्स हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो आप करना है आपको बामर के लिए, ये मैंने लिखा हुआ एन इजिकल टू 6 है, 6 से 2 में आ रहा है, टी मीन्स बामर सीरीज है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन्स। बोर से एटॉमिक मॉडल हमको स्टडी करना है नेक्स्ट, तो बोर ने जो मॉडल दिया आफ्टर दी all these things, so Bohr atomic model is what after the drawbacks of the Rutherford model है ना, तो atom has a center called nucleus, okay, according to Rutherford. Number 2, electron revolve in only fixed circular path, अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन हर कहीं रिवॉल्व नहीं करते हैं, उनका कुछ फिक्स पाथ होता है, फिक्स ऑर्बिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली इन फिक्स सर्कुलर पाथ विच फिक्स एनर्जी एंड द वेलोसिटी, उनकी एनर्जी और वेलोसिटी भी क्या रहेगी फिक्स रहेगी। दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दैट आर ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये ऑर्बिट्स हैं, और ये शो कर रहे हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस आर शेल्स ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल कुछ भी बोलते हैं इनको। सो N1 N2 N3 N4 है। ओके, KLMN भी हम जनरली यूज़ करते हैं 8 9 10th में, सो दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है। ओके, और एनर्जी और इनका जो वेलोसिटी है वो क्या रहता है बेटा फिक्स रहता है। These orbits are associated with definite energy and are called energy shells. इनका energy fix है, so that's why it is called energy shell or energy levels. These are numbered as 1 2 3 4 और KLMN. The energy of an electron in this orbit does not change with time. कभी भी energy change नहीं होती है, तो यहाँ से simple सा थिंग है, energy change नहीं होगा means it will not fall into the nucleus, तो atom stable हो जाएगा। ठीक है ना, so as long as the electron revolve in the particular orbit, it does not lose or gain energy. It means the energy of electron in particular energy shell remains constant. So these orbits are also called stationary state or allowed energy state. ठीक है, so electron revolve only in those circular orbits for which it is very important, जिसका angular momentum कितना रहेगा integer multiple of h upon 2 pi. ओके, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, that only revolve in that orbits which has the angular momentum L is integer multiple of h upon 2 pi. H is Planck constant, you know that, or what is the angular momentum for a circular path, that is mvr. mvr is equal to nh upon 2 pi. अब n is equal to what 1 2 3 4, फर्स्ट शेल है तो 1, 2 शेल है तो 2, 3 थर्ड शेल तो 3, एंड देन ये शेल नंबर को डिनोट करेगा। तो फर्स्ट के लिए आप चेक करो h upon 2 pi हो जाएगा, 2 के लिए 2h upon 2 pi, 3 के लिए 3h upon 4 pi। ओके, सो यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम समझना चाहो तो आपके लिए डायग्राम है। ओके, यू कैन सी L is equal to mvr होता है। तो वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा ये जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो यू नो दैट पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, और जब ये यहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो यहाँ से एक फोर्स भी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डेवलप होगा। ओके ना, सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ ई सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसको नेगेटिव चार्ज के थ्रू मिल रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू, तो एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
बट हम यहाँ पर चेक करते हैं Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, ठीक है। Q1 सपोज इलेक्ट्रॉन है और Q2 न्यूक्लियस है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इनका बीच का रेडियस है, जो उनका डिस्टेंस रहेगा दैट इज द रेडियस। तो ये जो होता है बेटा होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, देयर आर टू चार्ज, ओके। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं Fe इज इक्वल टू एफ सी, तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा वहाँ पर, अदरवाइज तो न्यूक्लियस में मिल जाएगा या फिर आउट हो जाएगा, ओके। सो वी कैन से 1/4πε0 EZ। अब EZ कहाँ से आया, यू कैन चेक, देयर आर टू चार्जेस, एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन जिसको हमने E लिखा है, दूसरा चार्ज है Z, Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हमने ZE लिख दिया, ओके। सो दैट इज अ ZE, तो E इंटू Z इज ZE स्क्वायर, तो वी कैन राइट हियर ZE स्क्वायर ऑल्सो इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग, जब वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट व्हेन the energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one energy level to another energy level। Suppose आपके पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ये न्यूक्लियस है 1 2 3 4, सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसको एनर्जी मिलेगी ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये जंप करके हायर में जाएगा, ओके। और जब एनर्जी इमिट करेगा तो ये जंप करके फिर से कहाँ जाएगा, डाउन में चला जाएगा। और यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट करता है उससे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है, मैंने पहले बताया था। सो दैट मीन्स अप गया डाउन गया, कब करेगा, जब एनर्जी इसको सप्लाई की जाएगी, अदरवाइज, और ये एनर्जी इमिट करेगा जब, ओके, अदरवाइज नहीं करेगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी इट जंप्स हायर एनर्जी लेवल, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट द सेम एनर्जी, ओके, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। और जब वो अप में जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये जो एनर्जी का चेंजेस है ये कितना, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, ओके, इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा इज द डिफरेंस, E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल, और न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, यू नो दैट। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके जा रहा है अप साइड में, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो E2 माइनस E1, आपको पता है एनर्जी जो लेवल्स हैं उनका एनर्जी लेवल, सपोज यहाँ पर 1 से 2 का एनर्जी हाई होगा, 2 से 3 का हाई होगा, 3 से 4, ओके। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होता है ऑर्बिटल का। तो यहाँ से 1 है और ये 2 है, तो 2 का हायर रहेगा ऑलवेज, तो हम क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1। तो इससे कितना रिक्वायरमेंट है तो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ओके। अगर सपोज टॉप टू बॉटम आ रहा है देन भी E2 माइनस E1 ही होगा, बट इस टाइम एनर्जी इमिट होगी। तो यहाँ से आप एरो का डायरेक्शन समझ सकते हो, ये इमिट हो रहा है और ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। एनर्जी चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम टॉप हाई टू लो और लो टू हाई, ठीक है। दिस मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी अकर ओनली इन डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स फिक्स वैल्यू में, ओके। जैसे आप सपोज मैं इजीली बता दूं, आप स्टेट्स पे खड़े हो, सपोज आपके पास ये आप स्टेट्स हैं और ये अपर वाली, ठीक है। तो अब या तो यहाँ पर स्टैंड करोगे, अदरवाइज यहाँ पर स्टैंड करो, आप यहाँ कहीं हवा में नहीं रहोगे ना। सो इलेक्ट्रॉन भी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो जंप करने के लिए उसको जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उतना एब्जॉर्ब करेगा तभी जा पाएगा, उससे एक्स्ट्रा ना लेगा और उससे कम भी नहीं लेगा, ठीक है, कम में वो जंप नहीं करेगा। सपोज उसको अगर 3 जूल का रिक्वायरमेंट है और आपने उसको 2 जूल सप्लाई किया, दैट टाइम वो 2 जूल को एब्जॉर्ब नहीं करके ऊपर नहीं जाएगा, 3 जूल एग्जैक्ट लेना चाहिए उसको। तो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है। इसी रीजन से क्या होता है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है बेटा वो कंटिन्यूस नहीं होता है, हाइड्रोजन के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। एटम्स के लिए डिसकंटिन्यूस होता है, इसके पीछे यही रीज़न है। तो इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, बोर मॉडल कर रहा है, ओके। वेरी गुड थिंग अबाउट द बोर मॉडल। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑल द एनर्जी, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये ध्यान रखना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिट, ओके, नॉट ऑल द अमाउंट। कैसे चेक करते हैं हम यहाँ से, देखो सपोज जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी कितना -30.6 और ऊपर वाले कितना -3.4। तो सपोज आप उसको कितना दे रहे हो, 9.0 आपने सप्लाई किया, तो ऑलरेडी उसके पास कितना -13.6, 9.0 सप्लाई किया तो कितना हो गया वैल्यू 4.6। दैट टाइम वो जंप नहीं करेगा, ओके। जंप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट कितना 3.4 होना चाहिए। अभी चेक करते हैं, इफ़ यू गिव 10 प्लस 10.2 तो क्या होगा 13.6 प्लस -13.6 प्लस 10.2, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो इस अमाउंट को वो लेकर के जंप करके जाएगा, मतलब ये फिक्स अमाउंट है जिसको लेकर के वो फर्स्ट टू सेकंड में जाएगा, किसी भी वैल्यू को लेके नहीं जाता है। सो दैट्स वाई नॉट ऑल एनर्जीज, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू -RH अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर RH। यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है जूल में 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। एनर्जी वाले कॉन्स्टेंट हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ओके। यहाँ से कुछ एप्लीकेशन है बोर मॉडल के, दैट इज दी विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बोर्स रेडियस, बोर्स ऑर्बिट है ना, कोई भी ऑर्बिट है उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। और एटम कौन से, द सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं, जैसे सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम +1 है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। लिथियम है तो +2 है,
है ना, इनके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हेवियर एटम के लिए बोर मॉडल काम नहीं करेगा। सो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। ओके, तो आपको इनका डेरिवेशन देखना है तो यू कैन आस्क मी। ओके, डेरिवेशन जनरली हमको फॉर्मूला से काम चल जाएगा, डेरिवेशन चाहिए तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपके है ऑलरेडी। नेक्स्ट थिंग, लिमिटेशन ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड दे ब्रोगली जो प्रिंसिपल है जिसको हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना, दे ब्रोगली जो इक्वेशन है उसको ये उसके अगेंस्ट है। ऑब्वियसली ये पार्टिकल सॉरी एक ही नेचर को ये फॉलो करेगा, ड्यूअल नेचर को मैटर के ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, और सपोज हम बोल रहे हैं रेडियस भी है एटम का, इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी है, इट मीन्स क्या हो गया कि उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों फिक्स हो गया। वी कैन फाइंड आउट बोथ करेक्टली, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग उसने प्रूव भी किया वी कांट कैलकुलेट और वी कांट फाइंड द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज रोटेटिंग और इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों चीज़ें हम करेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ये पॉसिबल है, सो दैट इज नॉट राइट। द बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी मेड करेक्ट प्रेडिक्शन फॉर स्मॉलर साइज एटम, बड़े वाले के लिए या लार्जर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इट फेल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट। अब जीमान इफेक्ट क्या होता है वो भी समझेंगे। इट फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ओके, ये दोनों हम बाद में लेते हैं, फर्स्टली हम देख लेते हैं। दैट इज द फेल टू एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, ठीक है, उनको नहीं समझा पाया। डू नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एटम में उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। और फेल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और एक चीज़ और है, एटम्स, हाउ द एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल। ओके, हाउ द एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनती है एक्सप्लेन नहीं कर सका। विच बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। स्टार्क इफेक्ट और जिमान इफेक्ट क्या है चेक करने का, हमको याद रखने का है। जिमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और स्टार्क इफेक्ट जो है वो किसके लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। ठीक है, सो व्हेन क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हो, सो वो फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाती है ना, दैट इज कॉल्ड दी जिमान इफेक्ट। और व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके, दे कन्वर्ट इनटू दी फाइन लाइंस, ओके, स्प्लिटेड इनटू फाइन लाइंस, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है इसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दीट आर द लिमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। तो अगर हम आगे चलने वाले हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट कैसे, साइंटिस्ट से बेटा दे ब्रोगली भी बोलते हैं इनको। इन्होंने बताया था दैट कि ऑल मैटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, जब वो मोशन में है तो पजेस वेव कैरेक्टर, मीन्स पार्टिकल कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, वेव कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर हो गए हमारे पास, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ओके, और यू कैन स्टडी अबाउट the light exhibit wave and particle properties, all microscopic particles, तो only light ही नहीं, all microscopic particles such as proton, electron, neutron, molecules etc have also dual nature। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, दे ब्रोगली बोलते हैं। ओके, इनका इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू, अगर आपको लेमडा फाइंड आउट करना है तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम वी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से एच इज द प्लांक कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो डेरिवेशन है वो साइंट आइंस्टीन के ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और ई इज इक्वल टू एच न्यू को मिला करके हम कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। डेरिवेशन एक्सप्लेन करना हो, समझना हो तो यू कैन मैसेज मी। ओके, ऑल्सो तो आप वहाँ पर, बिकॉज हम जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई इज इक्वल टू एच न्यू ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, और ई इज इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इन दोनों को इक्वल रखने के बाद हमको आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, वी नो दैट सी थ्रू सी कैंसिल कर लेंगे और ये आ जाएगा। सो नाउ दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सो व्हाट इज दैट, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसको स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में, बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम, बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम और वेलोसिटी ना ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद द एब्सोल्यूट करेक्ट एक्यूरेसी। तो सपोज आपका x है, ये है आपका पोजीशन के लिए, और जो p है वो है बेटा आपका मोमेंटम के लिए। तो आप दोनों को एक साथ एक्यूरेटली मापने जाओगे, ओके, और मेजर करने जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सपोज आप x को एक्यूरेटली मेजर कर लेते हो तो दैट टाइम क्या होगा, मोमेंटम में कहीं ना कहीं आपको क्या मिल जाएगी, अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। और मोमेंटम अगर एक्यूरेट कैलकुलेट कर लिया है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो आपको क्या होगा, दैट टाइम उसकी जो पोजीशन है उसका पोजीशन आप एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि वो किस पोजीशन में है। सो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, अच्छा, इज इक्वल
और ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस नहीं होगा कभी भी, h अपॉन 4 पाई है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली देन देयर विल बी more error in the measurement of momentum. Conversely, if momentum is measured more correctly, then position will not be accurately known, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों चीज़ आप एक साथ करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, बिकॉज पी इज इक्वल टू एम वी होता है। सो दैट टाइम ये हो जाएगा, सपोज एम को इधर ट्रांसफर करते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी is equal or greater than h upon 4 pi m. So this also means that the position and the velocity of an object cannot be simultaneously known with accuracy. तो only momentum ही नहीं, velocity को भी आप एक साथ उसके साथ measure नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है हमारा क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके बाद में ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इट इज़ योर श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके। सो दैट इज डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन, इसको साई बोलते हैं ना, डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी, आपकी श्रोडिंगर की इक्वेशन है ना। तो इसको जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसका रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। तो साई क्या है, साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर है, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन की जो पीडी है, पीडी मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो है साई स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कितना हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्बिट है, ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हम पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो दैट इज द साई, और साई स्क्वायर है, इनसे हम उसका पोजीशन बता सकते हैं, ओके। कि यहाँ पर कितना उसका 90%, 70%, 80% क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन के होने का, या फिर जीरो है, ओके। सो आपको इसका डेरिवेशन में नहीं जाना है, वो आप हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ओके। अभी हमारे लिए इतना ही है। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ओके। तो क्वांटा आपको याद ही है, उस पर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम है क्वांटम। तो एनर्जी कैसी क्वांटाइज्ड है, not continuous, it is quantized. The existence of quantized electronic energy level is directly result of the wave like properties, है ना, जो उसके शेल्स है उनका एनर्जी फिक्स है, तो इट इज रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सोल्व करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can't be determined simultaneously, so the path of an electron in an atom therefore can never be determined known accurately। तो उसका पाथ आप एक्चुअल में पता नहीं कर सकते। An atomic orbital is wave function of an electron in an atom. The probability of finding an electron at a point within atom is proportional to the square of orbital wave function। मतलब ये साई स्क्वायर वही है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, फ्रॉम the value of psi square at different points within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably will found। तो साई स्क्वायर की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं बेटा कि ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के होने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा होगी, मतलब उसका ऑर्बिट कहाँ होगा ये हम पता कर सकते हैं। ऑर्बिट वही जगह होगी ना जहाँ इलेक्ट्रॉन 95% की प्रोबेबिलिटी रखता है, ओके, नॉट 100%। तो ये रीज़न है, ये सारा मॉडल हमने स्टडी किया। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।